1 अप्रैल 2025 सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले बात लोकसभा की करेंगे। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कुछ बाकी विपक्षी दलों के सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। लेकिन प्रश्नकाल के खत्म होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कई विपक्षी सदस्यों के कार्य स्थगन नोटिस की सूचना दी। इसी दौरान सपा और तृणमूल कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के सदस्य कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। कुछ सपा सदस्यों के हाथों में बोर्ड भी थे। अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से तख्ती और पोस्टर नहीं दिखाने के लिए आग्रह करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। श्री राजकुमार राउत, श्री एबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, बेनी बैनन, एंटी एंटोनी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद सरोज, आदित्य यादव, छोटे लाल, राम प्रसाद चौधरी, राजीव राय, पुष्पेंद्र नरेश चंद्र, एडवोकेट प्रिया सरोज, अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। एडवोकेट प्रिया सरोज, सुश्री इकरा चौधरी, आनंद भदौरिया, सौगत राय जी, कोडी कोनल सुरेश, मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। मैं बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को शून्यकाल की लिस्ट पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा। आप सदन में बैठे, आप बैठिए सदन में। आप सदन नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल नहीं चलाना चाहते, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं इसके फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। सदन, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा। आप बैठे वृक्ष राज पे, आप बैठे सीट पे। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है और मैं महत्वपूर्ण समय पर सबको बोलने दूंगा। आपको सारे विषय उठाने दूंगा। शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा। आप सदन चलाने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त होता है। नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको। नारेबाजी करें सदन के बाहर, नारेबाजी सदन के बाहर करिए। सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है।
सदन की कार्रवाई। फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोलना मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई। सदन की कार्रवाई, फिर बोल रहा हूं, एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। सदन में हंगामा नहीं थमा तो अध्यक्ष ने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तब से सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। बता दें, बुधवार को लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। इस पर 8 घंटे तक की चर्चा हो सकती है। इसलिए बजट सत्र में आखिरी के 4 दिन हंगामेदार रहने वाले हैं, क्योंकि केंद्र पिछले 1 हफ्ते से इस बिल को पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि इस पर विपक्षियों का कड़ा विरोध है। विपक्षी सांसदों ने कहा है कि वो इस बिल का जमकर विरोध करेंगे। अब बात राज्यसभा की करते हैं। राज्यसभा में शून्यकाल में सपा सांसद के घर पर हमले का मुद्दा उठा, जिस पर सभापति ने कुछ ऐसा कहा, आप भी सुन लीजिए। I would urge the honorable member to contemplate and appeal to Professor Ram Gopal Yadav to bring his good influence as a very veteran parliamentarian, that let us bring quietus to this issue. And quietus can be brought about only by respecting the chair, and the chair had found those observations unacceptable. I leave it to your wisdom. As regards security, every member's security is important, and we need to function on that. Let us not expand the debate now. I would have accommodated Jaji, but I don't want to expand the debate now. Then ma'am, rules. Right now we have to take listed matters. But send a chit to me and we'll accommodate whatever you have to say under the permissible route. Dr. Radha Mohan Agarwal. सभापति महोदय, And your time starts now. थैंक यू। सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। सितंबर 2021 में उन्होंने 24 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, मदरसा वक्तब को भी इस योजना में शामिल किया। इस योजना के तहत सारा अनाज, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और किचन बनाने का खर्चा यह सब केंद्र सरकार देती है, और यहाँ तक कि खाना बनाने का 60% हिस्सा भी भारत सरकार देती है। इस योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। लेकिन महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। यह बच्चों के कुपोषण की दर से संबंधित है। भोपाल में 55% बच्चे वेस्टेड है, सूलिया कर्नाटक में 26.5%, बेंगलोर में 52% बच्चे मेलनरिस्ट हैं, इलाहाबाद में 65.53%, वेल्लोर तमिलनाडु में 83%, बरेली यूपी में 38.4%, करीमनगर तेलंगाना में 29.3%, काजीकोड केरला में 46.3%, पूरे वेस्ट बंगाल में 22.8%, लखनऊ में 57%, कुरनूल में 63%, वेस्ट बंगाल में 39.7%, किन्नूर हिमाचल प्रदेश में 21.4%, अहमदाबाद में 29.44%, टेढ़ी गढ़वाल में 60.9%, बहरामपुर उड़ीसा में 69%, चंडीगढ़ में 73.3%, संथाल परगना में 38.65%। ये आंकड़े बताते हैं अध्यक्ष महोदय, जब यह मिड डे मील योजना शुरू हुई होगी तो यह योजना बहुत इफेक्टिव रही होगी। मैं किसी की मंशा पर कोई अविश्वास प्रकट नहीं कर रहा। इस योजना को भारत सरकार एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तहत देती है। इसको लागू करने का काम विभिन्न राज्यों की मशीनरी इसको करना होता है। मैं यह महसूस करता हूँ कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही एक योजना जो एक समय में प्रभावी रही है, धीमे धीमे अपना असर खो रही है, और जो बच्चों के अंदर कुपोषण की दर में प्रभावी कमी होनी चाहिए, यह उसके ऊपर उस कमी को नहीं ला पा रही है। बच्चों का स्वास्थ्य देश के नौजवानों और वृद्धों के स्वास्थ्य का कारक होता है। अगर ये बच्चे आज कुपोषित होंगे तो इस देश का बड़ा नागरिक कुपोषित होगा। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वह सभी राज्य सरकारों से इस संदर्भ में बात करेगी
उनकी एक सामूहिक बैठक बुलाएगी और इस योजना को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अगर मशीनरियां सही तरीके से भोजन नहीं पहुंचा पा रही हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए। और इस योजना के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में जो परिवर्तन हो रहा है, हमने जो आपको रिपोर्ट दी है वो बच्चों के डॉक्टरों के द्वारा जो अध्ययन किए हैं उनकी दी है। सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि व्यापक पूरे देश के स्तर पर सर्वे कराया जाए और जो कुपोषण की दर मिले उसके हिसाब से या तो भोजन के अमाउंट में या इस योजना को लागू करने में जो परिवर्तन जरूरी है वो किए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी, डिमांड टू रिपील महाबोधि बिहार एक्ट ऑफ 1949। धन्यवाद उपसभापति महोदय। 12 फरवरी 2025 से बोध गया में बौद्ध भिक्षु महासंघ ने इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। बुद्ध गया एक विश्व स्तरीय बौद्ध पवित्र स्थान है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने यहाँ एक भव्य विहार बनवाया। इसके अलावा शून्यकाल में आरजेडी नेता मनोज झा ने घृणा पैदा करने वाले भाषणों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। From economically weaker section, EWS, and disadvantaged groups in private schools. This law ensures that underprivileged children have access to quality education alongside their peers from higher income backgrounds. However, in many states, implementation remains weak due to the poor monitoring. मूलतः औपचारिकता मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई महीनों से इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के समक्ष सदन की राय अपने माध्यम से रखना चाहता था। मान्यवर, आज आने से पूर्व मैंने एक किताब भी साथ में ली, मोबिलाइजिंग हेट, द स्टोरी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। सर, ये चिंता का विषय है कि घृणा आधारित भाषण और नफरत आधारित कृत्य के कारण छोटे रसूखदार बड़े रसूखदार में तब्दील होते जा रहे हैं। छोटे ओहदेदार बड़े ओहदेदार में तब्दील होते जा रहे हैं और चारों तरफ माहौल ऐसा हो गया है कि नफरत को नेचुरलाइज कर दिया गया है। महोदय, जितने रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हमारे यहाँ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इनएडिक्वेट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, जितनी तरह के कमीशन है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि घृणा आधारित ये जो कृत्य हो रहे हैं, जो भाषण हो रहे हैं, उसकी वजह से सर ये बात एस्टैब्लिश एंटोनियो गुतरेस ने भी कहा था, सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, कि गैस चेंबर यूं ही नहीं बन गया था, उसके पीछे घृणा की एक परंपरा थी। और वही हमने बोस्निया में देखा, वही हमने कंबोडिया में देखा, वही हमने रुवांडा में देखा। मैं अपने देश को उस फहरिस्त में शामिल होते नहीं देखना चाहता, मेरे कोई साथी नहीं देखना चाहते। सर, जब पर्व त्योहार आजकल आते हैं ना, तो कपड़े नए, मिठाइयां नहीं, मन में रहता है किसी तरह पर्व त्योहार बीत जाए, सुख शुभ करके बीत जाए, कोई हादसा ना हो। ये हमने अपनी हकीकत बना ली है। ट्रेजेडी कॉमेडी में तब्दील हो जाती है और इतिहास के बासी पन्नों में घुस करके हम झगड़े कर रहे हैं। एक सिनेमा आता है और उस पर बारों में बढ़ जाते हैं। सर, बस आखिरी टिप्पणी ये करूंगा, कुर्बतें होते हुए भी, माननीय सभापति महोदय, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं। कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। ये हद तोड़ने की जरूरत है। जय हिंद सर, शुक्रिया इस मौके के लिए। Question number 316, Shri Rita Brata Banerjee. Question number 316. Honorable Minister. एक विवरण सभा पटल पर रख। Supplementary one, Shri Rita Brata Banerjee. Thank you, sir. Sir, a crucial factor that determines the demand for any currency is the demand among foreigners for the goods and assets of the country. Since foreigners will first have to purchase the local currency before they can purchase goods and assets, high demand for a country's goods and assets translates to high demand for its currency.
Between January 2023 and March 24, foreign portfolio investors pulled out nearly $15 billion from Indian equity markets, leading to a significant pressure on rupee. Sir, through you, I want to know from the government, can the government provide a detailed breakup of sector-wise foreign portfolio investors' outflows and their correlation with the depreciation of our rupee? Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बारे में बात की है कि उससे मूल्यह्रास हुआ है। मूल्यह्रास के कई कारण होते हैं, उत्तर सभापटल पे पहले ही उसको रख दिया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का स्वभाव जो होता है, सामान्यतः वो फ्लाई बाय नाइट का होता है। और एफपीआई पिछले कुछ महीनों में अगर भारतीय बाजार से प्रॉफिट बुक किया है उन्होंने, और जो विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार में भरोसे को प्रदर्शित करता है। और पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने न्यायपालिका में सुधार को लेकर अपनी बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आरक्षित अवसरों का हनन होगा, और जब भाजपा के विधायकों ने इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में आवाज उठाई तो 18 विधायकों को 6 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया, जो लोकतंत्र का हत्या के समान है। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा SC/ST समुदायों के लिए तय किया गया फंड का जो गलत इस्तेमाल की। धन्यवाद किरण कडाडी जी, आपने जो भी तथ्य कहे हैं उनको ऑथेंटिकेट करके दे दीजिएगा। माननीय श्री राघव चड्ढा, नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। सर, हम भारत के लोग अदालत को न्याय का मंदिर कहते हैं। आम आदमी जब इस अदालत की चौखट पे जाता है तो उसे विश्वास होता है कि न्याय जरूर मिलेगा। जैसे ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं, ऐसे ही ये माना जाता है कि समय भले लग जाए लेकिन अन्याय नहीं होगा। और समय समय पर जुडिशरी ने अपने इस भरोसे को, विश्वास को और मजबूत भी किया है। लेकिन हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के चलते देश चिंतित है और फोकस जुडिशियल रिफॉर्म्स पर है। जैसे इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, पुलिस रिफॉर्म्स हुए, एजुकेशन हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स हुए, वैसे ही जुडिशियल रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मजबूत करें और जुडिशियल करप्शन को समाप्त करें। इस विषय में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से लेकर रिटायरमेंट ऑफ जजेस तक। सर, जहां तक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात है, समय समय पर कोलिजियम सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स यानी कि खामियां लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स, लीगल ल्यूमिनरीज के बयानों के माध्यम से सामने आई और शायद इसी के चलते NJSC जैसे कानून को लाने की जरूरत भी पड़ी। लेकिन अब समय आ गया है कि कोलिजियम स्वयं ही अपने आप को रिफॉर्म करे, अपने आप को रीइन्वेंट करे, ताकि 2 चीजें जिसको लेकर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, जिन 2 विषयों पर कोलिजियम सिस्टम की को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे दूर किया जाए और एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बने जिसमें सीनियरिटी पर, मेरिट पर और इंटेग्रिटी के आधार पर नियुक्ति हो। इस संदर्भ में एक सुझाव लाया हूं सर। आज से पहले एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेट करने के लिए एक बड़ा ही ओपेक सिस्टम चला करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद जो गाइडलाइंस लाई गई, आज उसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर सीनियर एडवोकेट बनना है तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट बेस्ड प्रोसेस है, जिसमें आपसे आवेदन पत्र लिया जाता है। उसके बाद आपकी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रो बोनो मैटर्स कितने किए, कितने रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके आधार पे आपको नंबर देकर, पॉइंट देकर आपकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट बेस्ड, मेरिट बेस्ड सिस्टम अगर कोलिजियम सिस्टम लाए तो जजों की नियुक्ति में देश की जनता का और विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा विषय है सर, रिटायरमेंट ऑफ जजेस से संबंधी। इस देश में एक चलन चलता आया है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारें जजेस को एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नियुक्तियां देती हैं, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशरी और इन्फ्लुएंस ओवर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स के कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से संबंधी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाई जाएं। जैसे इस देश में आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ तौर पे कहता है
कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट के उपरांत कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्हें किसी भी सरकारी पद पे कोई राज्य या केंद्र सरकार नियुक्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं तो कहीं ना कहीं 2 साल का कूलिंग ऑफ मैंडेटरी पीरियड जरूर लाना चाहिए कि जजों के रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल तक उन्हें किसी भी सरकारी पद पर ना कोई राज्य सरकार ना केंद्र सरकार नियुक्त करे। यदि ऐसा होता है सर तो यह भारत के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। हम देश के लोग अदालत को मंदिर मानते हैं और जजों को न्याय की मूर्ति मानते हैं। ये सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर होते हैं तो देश श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, कंसर्न ओवर राइजिंग कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन इन इंडिया। Thank you, sir. Today I want to address a critical issue impacting millions of families across India, the rising cost of education in metro cities and the deteriorating condition of government schools. Education is a fundamental right, yet for many it is becoming increasingly inaccessible. वहीं बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने मिड डे मील और कुपोषण का मुद्दा उठाया, जिस पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा। I would urge the honorable member to contemplate and appeal to Professor Ram Gopal Yadav to bring his good influence as a very veteran parliamentarian, that let us bring quietus to this issue. And quietus can be brought about only by respecting the chair, and the chair had found those observations unacceptable. I leave it to your wisdom. As regards security, every member's security is important and we need to function on that. Let us not expand the debate now. I would have accommodated Jaji, but I don't want to expand the debate now. Then ma'am, rules. Right now we have to take listed matters. But send a chit to me and we'll accommodate whatever you have to say under the permissible rule. Dr. Radha Mohan Agarwal. सभापति महोदय, And your time starts now. थैंक यू। सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। सितंबर 2021 में उन्होंने 24 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, मदरसा वक्तब को भी इस योजना में शामिल किया। इस योजना के तहत सारा अनाज, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और किचन बनाने का खर्चा यह सब केंद्र सरकार देती है, और यहाँ तक कि खाना बनाने का 60% हिस्सा भी भारत सरकार देती है। इस योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। लेकिन महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। यह बच्चों के कुपोषण की दर से संबंधित है। भोपाल में 55% बच्चे वेस्टेड है, सूलिया कर्नाटक में 26.5%, बेंगलोर में 52% बच्चे मेलनरिस्ट हैं, इलाहाबाद में 65.53%, वेल्लोर तमिलनाडु में 83%, बरेली यूपी में 38.4%, करीमनगर तेलंगाना में 29.3%, काजीकोड केरला में 46.3%, पूरे वेस्ट बंगाल में 22.8%, लखनऊ में 57%, कुरनूल में 63%, वेस्ट बंगाल में 39.7%, किन्नूर हिमाचल प्रदेश में 21.4%, अहमदाबाद में 29.44%, टेढ़ी गढ़वाल में 60.9%, बहरामपुर उड़ीसा में 69%, चंडीगढ़ में 73.3%, संथाल परगना में 38.65%। ये आंकड़े बताते हैं अध्यक्ष महोदय, जब यह मिड डे मील योजना शुरू हुई होगी तो यह योजना बहुत इफेक्टिव रही होगी। मैं किसी की मंशा पर कोई अविश्वास प्रकट नहीं कर रहा। इस योजना को भारत सरकार एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत देती है। इसको लागू करने का काम विभिन्न राज्यों की मशीनरी को करना होता है। मैं यह महसूस करता हूं कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही एक योजना जो एक समय में प्रभावी रही है, धीमे धीमे अपना असर खो रही है, और जो बच्चों के अंदर कुपोषण की दर में प्रभावी कमी होनी चाहिए, यह उसके ऊपर उस कमी को नहीं ला पा रही है। बच्चों का स्वास्थ्य देश के नौजवानों और वृद्धों के स्वास्थ्य का कारक होता है। अगर ये बच्चे आज कुपोषित होंगे तो इस देश का बड़ा नागरिक कुपोषित होगा। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह सभी राज्य सरकारों से इस संदर्भ में बात करेगी, उनकी एक सामूहिक बैठक बुलाएगी और इस योजना को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अगर मशीनरियां सही तरीके से भोजन नहीं पहुंचा पा रही हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए। और इस योजना के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में जो परिवर्तन हो रहा है, हमने जो आपको रिपोर्ट दी है वो बच्चों के डॉक्टरों के द्वारा जो अध्ययन किए हैं उनकी दी है। सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि व्यापक पूरे देश के स्तर पर सर्वे कराया जाए
और जो कुपोषण की दर मिले उसके हिसाब से या तो भोजन के अमाउंट में या इस योजना को लागू करने में जो परिवर्तन जरूरी है वो किए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी डिमांड टू रिपील महाबोधि बिहार एक्ट ऑफ 1949। धन्यवाद उपसभापति महोदय। 12 फरवरी 2025 से बोध गया में बौद्ध भिक्षु महासंघ ने इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। बुद्ध गया एक विश्व स्तरीय बौद्ध पवित्र स्थान है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने यहाँ एक भव्य विहार बनवाया। बता दें, जब तक हम ये एपिसोड शूट कर रहे थे तब तक राज्यसभा की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। मेरा नाम साक्षी भारद्वाज है और इस स्क्रिप्ट को लिखा है गुंजेश जी ने। आपको हमारी जानकारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।